ओके, लास्ट क्लास में हम जो है वो पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सही है। और न्यूटन्स लॉज के बारे में हमने सीखा था कि न्यूटन्स लॉज जो है वो लिखने को नहीं आते, सिर्फ उनकी एप्लीकेशन आती है। तो हमने कहा था कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ एफ इक्वल्स टू एम ए। और इसमें एफ क्या होता था? एफ जो होता था वो नेट फोर्स होता था। तुम्हारा सैटरडे को कोई क्लास तो नहीं आ रहा? हाँ, क्या? 12 से 2 क्या है? वो कहाँ पे? फिर भी तुम्हारे पास गैप तो है ना कल। उन्होंने 12 बजे क्यों रख दी? वो रात को, तुम तो कह रहे थे रात को रखेंगे वो। तो के बाद हाँ वो, इसीलिए मैंने जो है वो जितना लेट हो सकती थी उतनी लेट क्लास। रिटर्न को भी घर जाना होता है। अब घर भी तो जाएंगे ना। तो आगे S2 की स्केड्यूल हुई, सॉरी AS की स्केड्यूल हुई है। फारिग बैठे हो ना, 12 बजे से काम करें तो चले। जरा मैंने अभी बताया ना बेटा कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। आपने रिकॉर्डिंग नहीं ली होगी तो आपने देखी नहीं होगी। अब प्लीज़ आज की क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, वो भी रिपीट में देखना। पहले अभी तो खैर फिलहाल देखो जितना समझ आता है, बट विल हैव टू वॉच दिस प्रीवियस क्लास एंड देन वॉच दिस क्लास अगेन। किसके? मैं भी वो मार्क करके रखो, मैं सब एक साथ कराता हूँ। ऐसे तो कुछ रिकॉर्ड भी किया हुआ है। कौन सा ईयर है? ईयर बताना है। March 22, वो तो शायद रिकॉर्ड भी हुआ वो मैं देखता हूँ। जो जो रिकॉर्ड हुए हुए होंगे मैं उनकी प्लेलिस्ट वैसे भी ऑर्गेनाइज करने को करते हैं। सही है। न्यूटन लॉज में हमने पढ़ा था एफ इक्वल्स टू एम ए, वेर एफ इज द हाँ, पेज नंबर है ये, अभी 122 पे हूँ। सही है। वेर एफ इज द नेट फोर्स, द नेट फोर्स होता है ड्राइविंग फोर्स माइनस द रेजिस्टिंग फोर्स। सही है। तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस करके देखे थे जिनमें रेजिस्टिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स दोनों आ रही थी। भाई हम आगे लेके चलते हैं, पहले हम जो है वो इस सवाल पे आ जाते हैं। तो ये पेज नंबर है ये 125। सही, अब ये इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं गौर से बहुत सारी बातें देखनी है। कुछ बातें इसमें थोड़ी सी फिजिक्स से ज़्यादा मुश्किल भी लगेंगी, तो हम गौर से देखते हैं। उसने कहा ब्लॉक ऑफ वेट 6.1 न्यूटन इज एट रेस्ट ऑन अ प्लेन, यानी मास जो है वो 0.61 है। सही, एट एन एंगल ऑफ अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल वेयर tan अल्फा इक्वल्स टू 11/60। उस दिन भी ये डिसाइड हुआ था कि भाई हमें जो है वो tan का काम नहीं होता, हमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा का काम होता है। या तो हम अल्फा निकाल लें और फिर इसको यूज़ करते रहें, या फिर जो है वो बेहतर तरीका ये होता है कि कैलकुलेटर पे आप क्या करें, कैलकुलेटर पे आप लिखें tan इनवर्स ऑफ 11/60, और आप उसको जो है वो फिर एक दफ़ा साइन लगा लें, तो ये बन जाएगा 11/61 एग्जैक्ट में आ रहा है। और एक दफ़ा इस पर कॉस लगा लें तो मेरे ख्याल से 60/61 आ जाता। सही है। तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ जाती हैं, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सही। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू कहा हुआ है उसने। A force of magnitude 5.9 newtons acting parallel to a line of greatest slope is applied to the block. Okay. When the force acts up the plane, the block remains at rest. Show that mu is greater than or equals to 4/5। सही। अब पहले मैं इस पर फोर्सेस ड्रॉ कर देता हूँ। ये 6.1 न्यूटन का वेट है,
और इस पे जो है वो ड्रॉ करके 6.1 कॉस अल्फ़ा और 6.1 साइन अल्फ़ा। 61 कैलकुलेटर से आया ना, tan इनवर्स ऑफ 11/16 साइन ऑफ आंसर। तो साइन अल्फ़ा 11/61, इसी तरह कॉस अल्फ़ा निकालोगे तो 60/61 आएगा। सही है यहाँ तक। फिर जो है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी बना देते हैं। सही है। सवाल ये फ्रिक्शन कहाँ पे ड्रॉ करूँ? बैकवर्ड्स। सही है। अब ये इनइक्वालिटी कैसे आएगी? रेस्ट पे तो हमने ये पढ़ा है ना कि रेस्ट पे तो ये हो रहा होता है बेसिकली कि लेफ्ट इक्वल्स टू राइट होता है। तब रेस्ट पे रहता है, इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे रहता था ना। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि देखें, ये ब्लॉक रेस्ट पे रह रहा है, यानी ये 5.9 न्यूटन्स की फोर्स जो है वो इतनी नहीं है कि वो ग्रेविटी को भी रिवर्स कर पाए और वो फ्रिक्शनल फोर्स को भी रिवर्स कर पाए। तो ये वो कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ एट रेस्ट व्हेन द राइट फोर्सेस, या मैं कह दूँ व्हेन द लेफ्ट फोर्सेस आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द राइट फोर्सेस। ओके, क्योंकि लेफ्ट के अंदर फ्रिक्शन है, हालांकि ये साइड ग्रेटर है लेकिन ये मूवमेंट नहीं कॉज कर सकता, ये सिर्फ मूवमेंट को रोक सकता है। तो यानी लेफ्ट फोर्सेस आर ग्रेटर देन राइट फोर्सेस, तभी इनइक्वालिटी जनरेट होगी ना, वरना इनइक्वालिटी नहीं जनरेट होगी, वरना तो इक्वल्स टू आ जाएगा। तो अब लेफ्ट पे क्या क्या, एक फ्रिक्शनल फोर्स है और एक जो है वो 6.1 साइन अल्फा है वेट का कंपोनेंट। और राइट पे क्या क्या है? राइट पे से 5.9 है। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू इंटू आर। ओके, और साइन अल्फा तुमने अभी कितना निकाला? 11/, सही है। और आर कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा 6.1 कॉस अल्फा। ओके, आर आ जाएगा 6.1 कॉस अल्फा। तो 6.1 कॉस अल्फा, और ये बन रहा है 1.1। फिर से कॉस अल्फा की भी उसी तरह वैल्यू लगा दूँ, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बना देगा 4.8। 4.8 डिवाइडेड बाई 6, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4/5। सही है ये बात? यहाँ तक समझ आई बात? देखी नहीं रिकॉर्डिंग? उन्हें रिकॉर्डिंग नहीं देखी? ब्रिलियंट। 2 दिन तो हो गए होंगे उसको। हाँ, 2 बजे सो के उठता हूँ लेकिन टफ स्केड्यूल चल रहा है मेरा, तो रात में पढ़ लेते। वीडियो कहीं देंगे। अब जाके पहले ये वाली वो वाली देखना, फिर ये वाली समझ आएगी सही से। उसमें लास्ट लास्ट में मैंने कुछ चीज़ें डिफरेंट कराई थी। फिर पार्ट 2 में क्या कहता है? व्हेन द फोर्स एक्ट्स डाउन द प्लेन द ब्लॉक स्लाइड्स डाउनवर्ड्स। सही है, व्हेन द फोर्स एक्ट्स डाउन द प्लेन द ब्लॉक स्लाइड्स डाउनवर्ड्स। यानी अब फ्रिक्शन कहाँ पे आ जाएगी? फ्रिक्शन जो होगी वो ऊपर आ जाएगी।
ओके, वेट मैं उसी तरह बना देता हूँ। अब मुझे बताओ, फिर से दोबारा से एक इनइक्वालिटी चाहिए, म्यू इज़ लेस देन 7/6। तो अब राइट और लेफ्ट के बारे में मुझे क्या बता सकते हो? फिर से म्यू इज़ लेस देन 7/6 चाहिए, और उसने कहा द ब्लॉक स्लाइड्स डाउनवर्ड्स का मतलब क्या है कि जो उसकी ड्राइविंग फोर्स थी वो ज़्यादा होगी ना, तभी ड्राइव कर रहा है, नीचे लेकर आ गया ना वो। सही है, तो मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट फोर्सेस आर नाउ ग्रेटर देन राइट फोर्सेस, इसीलिए ब्लॉक जो है वो नीचे आ रहा है। सही है, पहले क्योंकि फ्रिक्शन उस साइड पे था तो लेफ्ट फोर्स जो थी वो राइट फोर्स को रोक रही थी। ओके, तो ये हो जाएगा 5.9 फ्रिक्शनल। अच्छा, लेफ्ट पे और भी है ना एक, लेफ्ट पे वेट भी तो है, और राइट पे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है। और वही बनेगा, R6 बनेगा 6.1 कॉस अल्फा। ये भी यही बनेगा 5.9 प्लस 1.1, तो 7/6 ही बन रहा है। म्यू इज लेस देन 7/6। ओके, आर में आ रही है ना वो, R इज इक्वल्स टू 6.1 कॉस अल्फा। कहाँ? एंगल ये रहा ना, एंगल के ऑपोजिट होता है साइन। ये तो लेफ्ट वाली फोर्स नहीं हुई, डाउनवर्ड्स तो ये वाली हुई जिसके साथ कॉस अल्फा लिखा। सही है, अब वो कॉस अल्फा यहाँ पे यूज हुआ था पहले से, इसलिए यहाँ से गौरव कर लिया। ये कर करके ये असल में इसमें मैं इसीलिए स्लो स्लो भी करा रहा हूँ, बिकॉज इसमें मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं। न्यूटन लॉज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.1 कॉस अल्फा की वैल्यू है वो, कॉस अल्फा 60/61 था ना, 6.1 इंटू 60/61 करोगे तो 6 आएगा। फिर वो कहता है गिवन दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 1.7 व्हेन द फोर्स एक्ट्स डाउन द प्लेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। अब उसने एक्सेलरेशन बता दी कब की, व्हेन द फोर्स एक्ट्स डाउन द प्लेन। तो अब आप कहेंगे एफ इक्वल्स टू एम ए हो रहा है भाई। तो ये एक्सेलरेशन और मास कितने हैं? एक्सेलरेशन जो है वो 1.7 है, और नोटिस करें कि मास जो होना चाहिए वो 0.61 होना चाहिए, क्योंकि वेट जो है वो 6.1 है। तो ये एफ में क्या आता है? एफ में ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिंग फोर्स आता है। सही है, सो डाउन द प्लेन एक्ट, डाउन द प्लेन ड्राइव क्या कर रहे हैं? जहाँ पे भी ड्राइव कर रहे हो, अभी पिछले केस में अपवर्ड्स थी। हाँ,
सही है। फिर ड्राइविंग फोर्स 5.9 की है और उसके साथ वेट भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो 6.1 साइन अल्फा। और रेजिस्ट उसको क्या कर रहा है, रेजिस्ट उसको फ्रिक्शन कर रहा है, तो माइनस फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। सही है। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो थी वो μ×6 थी। ये 6.1 साइन अल्फा जो बना था वो 1.1 बना था। तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्या हो रहा है? 0.994 ना। सही है। तो ये एक पूरा सॉलिड क्वेश्चन है 9 मार्क का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉज लग रहे हैं। ओके। पास्ट पेपर के सवाल है ये, जून 12 का। इनक्वालिटीज़ वाले सवाल कम ही आए हुए हैं, लेकिन ये एक मुश्किल है जो आया हुआ है। सही है। अब इससे भी मुश्किल जो है वो कभी कभार न्यूटन्स लॉज होता है जब इस तरह के सवाल होते हैं। ये जहाँ रिंग होती है और स्लाइड होने वाली होती है, देखो इसके मार्क्स कितने सारे हैं। 10 मार्क्स का सवाल है ये। सही है। पहले ये करके देखते हैं, फिर पीछे वाले क्वेश्चन पे एक मैंने छोड़ा उस पर जाएंगे। ठीक है। द स्मॉल रिंग ऑफ मास 0.2 kg is threaded on a fixed vertical rod. The end of a light inextensible string is attached to the ring. The other end C of the string is attached to a fixed point of the rod above A. A horizontal force of magnitude 8 newtons is applied to the point B of the string, where AB equals to 1.5, BC is equals to 2. तो उससे हम ये लेंस क्यों दी हुई है, कोई आइडिया लेंस क्यों दी हुई है? क्या कर सकते हैं? लेंस से क्या कैलकुलेट हो सकता है? ये एंगल्स एट सम पॉइंट ज़रूरत पड़ेगी ना रिजॉल्व करने के लिए, एंगल्स की ज़रूरत। सही है। तो अगर इस एंगल को मैं थीटा कह रहा हूँ तो टैन थीटा बनता है 2/1.5। और इसको अल्फ़ा कह रहा हूँ तो टैन अल्फ़ा बनता है 1.5/2। सही है। जो भी तुम एंगल निकालने हैं वो निकाल सकते हैं, और हम जो है वो इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके। इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। तो वो कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ। 53.13। 36.87। सही है। अब इम्पोर्टेंट सवाल है और से पहले देखो फिर कॉपी करना। वो कहते हैं is applied AB equals to this, the system is in equilibrium when the string with the string taut का मतलब होता है वो stretched है, उसके अंदर टेंशन है। AB at right angle to BC. Find the tension in the part AB of the string and in the part BC of the string. सही है। यानी एक पे टेंशन T1 लग रही है और एक पे टेंशन T2 लग रही है। सही है। इक्विलिब्रियम है तो अप इक्वल्स टू डाउन, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट करना पड़ेगा। सही। कैसे स्टार्ट करूं सवाल को? पहले हमेशा फोर्सेस को रिजॉल्व करना चाहिए।
कहाँ से रिजॉल्व करूँ, किस पॉइंट से स्टार्ट करके रिजॉल्व करूँगा? क्यों रिजॉल्व करूँ? ये यानी पॉइंट, तुम पॉइंट ए पे रिजॉल्व कर रहे हो, तुम पॉइंट ए पे रिजॉल्व कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। लेकिन फिर तुम्हारी इक्वेशन में T2 कैसा आएगा? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि देखें, अप इक्वल्स टू डाउन और लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, ये हमेशा किसी एक सिंगल पॉइंट पे बनाया जाता है। सही। अब अगर तुम पॉइंट ए पे कह रहे हो तो फिर ये वाली फोर्स जो होती है वो इरेलीवेंट हो जाएगी। लेकिन पॉइंट ए पे फिर और फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं। क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? इसका अपना मास है 2 kg, इसका ये 2 हो गया। यहाँ पे अभी कुछ कहा हुआ नहीं है, बाद में वो कहता है कि फ्रिक्शन आ रहा है, फ्रिक्शन भी कहीं सम पॉइंट आएगा। लेकिन यहाँ पे एक सरफेस है तो सरफेस के कांटेक्ट से आर भी निकलेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे फिर अननोन हो जाएंगे तुम्हारे पास। ओके, क्योंकि अभी फ्रिक्शन तो है ही नहीं, म्यू भी अननोन है। ओके, तो क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को? पहले ये जो सेंटर पॉइंट है इस पे रिजॉल्व करना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ एट बी। अब बी पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, पहले यूं रिजॉल्व करूंगा इसको। टेंशन की डायरेक्शन अभी जो है वो ये वाली है, ये T1 एक्ट कर रहा है। सही है। ये एंगल कितना है? ये भी एंगल थीटा होगा, तो डाउनवर्ड्स है T1 cos थीटा और ये है T1 sin थीटा। सही है। अब इसी पॉइंट बी पे अगर तुम नोटिस करो तो दूसरी फोर्स भी एक्ट कर रही है। कौन सी फोर्स है? T2 एक्ट कर रही है। T2 जो है वो सिर्फ बी पे एक्ट कर रही है और कहीं एक्ट नहीं कर रही, वो ए पे एक्ट नहीं कर रही, तो T2 की डायरेक्शन भी अभी ऐसी है। ये बन गया T2 cos अल्फा और T2 sin अल्फा, ये एक 8 न्यूटन की फोर्स है। तो पहले आप इक्वल्स टू डाउन कर लेता हूँ, T2 cos अल्फा एंड T1 cos अल्फा cos थीटा। सही है। और लेफ्ट इक्वल्स टू राइट कर लेता हूँ। लेफ्ट पे जो है वो दो फोर्सेस हैं, T2 sin अल्फा, T1 sin थीटा, और राइट पे एक ही फोर्स है। अब ये साइन अल्फा और थीटा सब वैल्यूज तुम्हें पता है, सही है, तुम निकाल सकते हो। तुम जब इसको निकालोगे, अगर तुमने मेरी तरह एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ की हुई है, सही, तुम कॉस ऑफ आंसर निकालो पूरा क्वेश्चन, तो ये बनता है 4/5। सही है। इसी तरह ये बनेगा मेरे ख्याल से 3/5। ओके, तो T2, हाँ, डायरेक्ट कॉस ऑफ आंसर लगा दिया मैंने कैलकुलेटर पे। पहले मैंने tan इनवर्स ऑफ 2/1.5 किया, फिर कॉस ऑफ आंसर लिख दो। सही है। एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं, वरना डेसिमल में आते वो भी सही थे, कोई मसला नहीं था उसमें। अभी एग्जैक्ट निकल सकते हैं, इसलिए मैंने एग्जैक्ट निकाल लिया। साइमल्टेनियस सॉल्व करना आसान होगा, देखो। तुम्हें पूरा लिखना है cos ऑफ 53.13 और इस तरह लिखना है तो लिखो। एंगल का नंबर, एंगल लिखना पड़ेगा फिर तुम्हें। सही है। ये आसान, ये एग्जैक्ट थोड़ा सा आंसर आ रहा है ना, इसलिए मैंने कर लिया। सही है। फिर साइमल्टेनियस सॉल्व करना है तो कोई ना कोई मेथड दिखाना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे मैं मेथड दिखा देता हूँ कि T1 जो है वो 4T2/3 है। बहुत सही है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया। तो T2 आ रहा है 4.8।
Is that the correct answer? Yes, that's the correct answer. T2 is 4.8. T1 जो आ जाएगा वो 4 into T2 divided by 3, 6.4. सही है भाई। अभी तो मैं से यू आर राइट, ये उसमें क्वेश्चन आया नहीं है, बट मैंने इस चैप्टर में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन वगैरह भी इन्वॉल्व है ना। वो पिछले चैप्टर में इतनी डिटेल में प्लेन्स एंड सर्फेसेस वगैरह नहीं आए थे, इसलिए मैंने इस चैप्टर में रखा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जिसमें अब आगे जो है वो रिंग जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा ना, तो फिर उसकी एक्सेलरेशन इस चैप्टर में। तो फिर अगले पार्ट में क्या कहता है? वो कहता है द इक्विलिब्रियम इज लिमिटिंग विद द रिंग ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप द रॉड। सही है। फाइंड द कोएफिशिएंट इन द रिंग एंड द रॉड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू की वैल्यू निकाल के आपने मुझे बतानी है। सही। अब अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो ये डायग्राम जाहिर सी बात है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बन चुका है। सही है। तो मैं जो है वो उसको पहले इरेज करता हूँ क्योंकि मेरे पास सारी टेंशन्स वगैरह आ गई हैं। तो ये जो जो इरेज करने वाली चीज़ है वो मैंने इरेज कर दी, बल्कि चलो ये इरेज ही कर देते हैं। अब मैं पार्ट 2 के लिए, तो एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होगा, तो प्लीज़ पेंसिल से डायग्राम पे काम कीजिएगा। ओके। अब मुझे बताओ कि फाइंड द इक्वेशन द इक्विलिब्रियम इज लिमिटिंग विद द रिंग ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप द रॉड, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द रॉड। क्या करना चाहिए? पहले अब सारी फोर्सेस बनाओ दोबारा से, यहाँ पे एक 2 का बनाओगे, बिल्कुल म्यू होता है वो ढूंढना है, म्यू इंटू आर। तो एक आर भी बनाना पड़ेगा, तो आर जो होगा वो यूं बनेगा। आर क्या होता है? आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस आपका क्योंकि वर्टिकल है, तो आपका आर जो होगा वो इस तरफ पॉइंट करेगा, बाहर की तरफ। तो है, उस दिन किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये इस तरफ क्यों नहीं पॉइंट कर सकता? मैं कहा उस तरफ ऐसे ही बहुत सारी फोर्सेस हैं, देखो इक्विलिब्रियम भी क्रिएट करना है ना। तो जो आगे राइट साइड वाली फोर्सेस हैं, लेफ्ट पे कुछ होगा तो बैलेंस आउट हो रहा होगा, वरना तो उस हिसाब से फिर रिंग को भी जो है वो इस साइड पे मूव करना चाहिए। सही है, जो कि नहीं कर सकता ऑब्वियसली। मास हमेशा केजीज में होता है। वेट बनाया ना 2.2 इंटू ग्रेविटी। सही है। सवाल ये फ्रिक्शन कहाँ बनाओ? व्हाट इज कॉम्पनसेटिंग वेट? आर इज नॉट रियली कॉम्पनसेटिंग वेट, आर इज कॉम्पनसेटिंग दिस टेंशन, इसलिए वो बैलेंस क्रिएट कर रहा है ना, राइट और लेफ्ट का गेम है। ओके। सवाल ये है कि फ्रिक्शन कहाँ बनाओ?
तो ये हमेशा पढ़ के पता चलता है। ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप द रॉड, यानी आप ऊपर जाने वाले हैं तो फ्रिक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड्स जाएगा भाई। सही। तो ऊपर कौन सी फोर्स है पे, क्या पुल कर रहा है उसको, T1 पुल कर रहा है। सही है, T1 उसको पुल कर रहा है। T1 को दोबारा रिजॉल्व किया अब इस डायरेक्शन में। टेंशन जो होती है वो दोनों साइड्स पे एक्ट करती है ना, टेंशन का एरो दोनों साइड पे लगता था, तो अब वो दोनों साइड पे। सही है। अब दोबारा मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशंस आप बनाते हैं ये किसी एक पॉइंट पे बनाते हैं। तो अब आप किस पॉइंट पे बना रहे हैं, पहले आप एट बी बना रहे थे, अब आप एट ए बनाएंगे तभी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, क्योंकि पॉइंट बी पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं था, पॉइंट ए पे फ्रिक्शन था। मैंने लिख लिया अप इक्वल्स टू डाउन, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। सही है। तो अप में कौन कौन सी फोर्स आ जाएगी, अप में आ जाएगी T1। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा, ये 53.13 आया था ना, तो ये 36.87 क्योंकि 90 डिग्रीज बन रहा होगा, तो ये एक्चुअली एंगल अल्फा हो जाएगा। नहीं अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम छोटा सा ये करता हूँ कि इसको बाहर से ही रिजॉल्व कर ले। ये थीटा है ना, तो ये बन जाएगा T1 साइन थीटा एंड T1 कॉस थीटा। सही, तो अप में कौन सी फोर्स लग रही है, T1 कॉस थीटा। सही है, और डाउन में कौन सी फोर्स लग रही है, 2 + FF लग रही है। ओके। लेफ्ट में कौन सी फोर्स लग रही है, R लग रही है। राइट में कौन सी फोर्स लग रही है, T1 साइन थीटा। और अच्छा, अब से ये प्रॉब्लम है इस सवाल के अंदर। देखो मैंने तुमसे कहा कि ये जो इक्वेशंस बन रही हैं ये एट ए बन रही है अभी, तो क्या ए के ऊपर एट एक्ट कर रही है, नहीं कर रही, तो ये ख्याल रखना है। ये अक्सर ये मिसलीडिंग क्वेश्चन होता है, तो आपको लीड करता है कि भाई आप ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें ये बात गड़बड़ हो जाए, और वो तुमने कर दी गड़बड़ तो सारा आगे सब कुछ गलत हो जाएगा। ओके, तो ये अब फिजिक्स में क्योंकि ये डिफरेंशिएशन इतनी क्रिएट नहीं की जाती कि भाई इक्वेशन जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बनती है। और फॉर एग्जांपल अगर तुम सी पे फोर्सेस बना रहे होते तो सी पे तो एक ही फोर्स है जो नीचे पुल कर रही है बस। सही है, तो सी पे कोई और फोर्स नहीं होती और फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ऐसे सी का कोई सोल्यूशन नहीं है इस वक्त। कहाँ कहाँ सॉल्व किया हमने, पहले बी पे सॉल्व किया क्योंकि हमें T1 T2 दोनों की वैल्यू चाहिए थी। अब हमने सिर्फ ए पे सॉल्व किया। T1 की वैल्यू तो पहले से आई हुई है ना, T1 की वैल्यू थी 6.4, तो ये बन गया 6.4। और कॉस थीटा कितना था, कॉस थीटा था 3/5 म्यू इंटू आर। आर जो है वो T1 विच इज 6.4, और साइन थीटा जो था वो 4/5 था। सही, तो आर कितना बन रहा है, 5.12। यहाँ पे मैंने लगा दिया। ये बन रहा है 1.84 इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, म्यू इंटू 5.1.84 डिवाइड बाई 5.359। द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। सही है। तो यहाँ पे मैंने आपको इम्पोर्टेंस क्या समझाई रहा वैसा कि इक्वेशंस बनाते हैं तो एट पर्टिकुलर पॉइंट्स बनाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि डायग्राम पे जो सारी फोर्सेस बनी हुई हैं वो हर इक्वेशन में फिट हों। सही है। एक और सवाल है आज की क्लास का, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कनेक्टेड पार्टिकल्स और पुलिस पढ़ेंगे, तो प्लीज़ ये वाले चैप्टर्स आपने सही से पहले पढ़ लेने हैं। दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग, आज की क्लास की भी और पिछली क्लास की भी, वो मुझसे आप ले लें और फिर उसको सही से देखें। आर रोमेसा जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, योर सरफेस इज वर्टिकल राइट नाउ।
therefore R has to act like that. R की डेफिनेशन ये नहीं होती कि इट कॉम्पनसेट्स वेट। R की डेफिनेशन होती है कि इट्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स। द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस इज वर्टिकल, therefore this is। मेरा बेटा मुझे रिमाइंड करा। चलें जी आगे। एक सवाल इसमें मैंने छोड़ा था, वो मैं आपको जाके कराता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा काइनेमेटिक्स था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। पार्टिकल्स पी एंड क्यू आर मूविंग, एग्जाम्पल 4 है, पेज 124 है। Particles P and Q are moving in a straight line on a rough horizontal plane. The frictional forces are the only forces acting on the particles. सही है, मूव कर रहे हैं, the frictional forces are the only forces acting on the particle. Important बात है, find the deceleration of each of the particles given that the coefficient of friction between P and the plane is 0.2 and Q and the plane is 0.25. सही है। आपने कहा एक प्लेन है जिसपे P ट्रैवल कर रहा है, पहले P का मास पता है, हमें नहीं पता, उसको P कह दूँ, स्मॉल p कह देता हूँ मैं। सही है। अब द फ्रिक्शनल फोर्सेज आर द ओनली फोर्सेस मूविंग ऑन द पार्टिकल, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसको रेजिस्ट कर रही है, एफ है। सही है। कुछ उसको ड्राइव कर रहा है या कुछ उसको ड्राइव नहीं कर रहा? क्या ड्राइव कर रहा है? उसने कहा द फ्रिक्शनल फोर्सेज आर द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो यहाँ पे जीरो है, किसी ने धक्का मार दिया, तो चल रहा है वो आगे, लेकिन रुक जाएगा कहीं ना कहीं जाके, क्यों? कि फ्रिक्शन उसको रोक रहा है। ये 10p है, तो ऊपर आर भी जो होगा वो कितना आएगा? 10p। अब देखो, जब एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन पूछी है ना, तो करना तो न्यूटन्स लॉ से है। पहले तुमने ये लिख लिया, तुमने यहाँ पे लिख दिया P इंटू ए। सही है, तो मास P पता है, एक्सेलरेशन तो तुम ढूंढ रहे हो। फोर्स में क्या आएगा? फोर्स इज नेट फोर्स, उसको कुछ भी ड्राइव नहीं कर रहा, तो क्या मैं कह सकता हूँ जीरो माइनस एफ एफ। व्हाट इज एफ एफ? एफ एफ इज म्यू इंटू आर। व्हाट इज म्यू फॉर P? द म्यू इज 0.2 एंड आर इज 10p, तो ये बन गया -2p इक्वल्स टू पी ए। तो ए कितना आ गया? -2। देखो, लगाया मैंने न्यूटन्स लॉज ही, जो जो अननोन था उसको अननोन छोड़ता गया। ऑब्जेक्टिव पे अपने देखा कि भाई एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन निकल आई। क्या इसको देखते हुए तुम गैस कर सकते हो कि क्यू की एक्सेलरेशन क्या होगी? पी का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 था, तो इसकी एक्सेलरेशन -2 आई है, क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी आएगी अगर उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन -0.25 है? -2.5 आ जाएगी। सही है, उसका भी इक्वेशन ऐसी बनेगी, वो बनेगी 0 माइनस म्यू इंटू 10q इक्वल्स टू क्यू ए। वेट बनाया मैंने, उसका मास पी लिया है, क्योंकि एफ इक्वल्स टू एम ए में मास यूज़ करना होता है ना। मैंने लिए नाम दिया है उसको, कोई था नहीं, रिक्वायर्ड भी नहीं है सवाल में, लेकिन अगर एफ ई पी नाम दिया, पी, वेट उसका 10p बनाएगा। इसी तरह तुम क्यू का बनाओ, क्या बनाओगे?
ये क्यू लिखोगे, नीचे 10 क्यू लिखोगे। फ्रिक्शन कितना होगा? 0.25 आर। ग्रेविटी है ना, मास इनटू ग्रेविटी, सही है। और ड्राइविंग उसकी ज़ीरो है, तो 0 माइनस 0.25 आर इक्वल्स टू क्यू ए। फिर से 0.25 आर जो जाएगा वो 10 क्यू के बराबर हो जाएगा, तो क्यू ए, तो ए अल्टीमेटली जो आ रहा है वो -2.5 आ रहा है। सही है। मैंने डिराइव करके दिखाया है बिकॉज ये डिराइव, वो आंसर जो है वो न्यूटन्स लॉ से ही आ सकता है और किसी से आ नहीं सकता। फिर आगे सवाल क्या कहता है? वो कहता है at a certain instant p passes through the point A and q passes through the point B. The distance between A and B is 5 meters. The velocities of p and q at A and B are 8 and 3 respectively, both in the direction AB. Find the speeds of p and q immediately before they collide. ये दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये कोलिजन वाला जो होता है वैसे मोमेंटम का सवाल होता है, बट क्योंकि ये पुराना पास्ट पेपर है तो ये कोलिजन से पहले ही रुक जाता है, बिफोर दे कोलाइड। आगे जो पास्ट पेपर के आपको सवाल नजर आएंगे कोलिजन है, फिर आगे क्या हो रहा है वो सब पेपर में होगा। ओके, ये ए और बी बना दें, यहाँ पे पी गुजर रहा है, यहाँ पे क्यू गुजर रहा है। एक की स्पीड 8 है, एक की स्पीड 3 है। एक की एक्सेलरेशन -2 है, एक की एक्सेलरेशन -2.5 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर्स है। दोनों कोलाइड करेंगे तो टाइम तो दोनों का सेम ही होगा ना। डिस्टेंस के बारे में मुझे बताओ। अब दोनों इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों राइट पे जा रहे हैं। डिस्टेंस के बारे में मुझे क्या बता सकते हो? अगर इन्होंने टकराना है, बी आगे, ये क्यू जो है वो आगे जा रहा है, लेट्स से ये एक्स ट्रैवल करता है, तो ए को अगर इससे टकराना है तो ए को टोटल कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? ए अभी 5 मीटर दूर है उससे, वो एक्स आगे चला गया, तो ए को 5 + x, सही है। ए को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 5 + x, ताकि वो जाके उससे टकराए। दोनों पे क्या इक्वेशंस लगाओगे? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बनेगी 5 + x यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में -2 t², तो 8t - t² इक्वल्स टू 5 + इसी तरह दूसरी। अच्छा सॉरी, हम यहाँ पे थे, हमने कहा था कि अगर ए और बी को टकराना है तो बी अगर एक्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और ए सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो ए को जो है वो
एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके वो टकराएगा। ओके, तो एक इक्वेशन ये बन गई थी, एक इक्वेशन बन गई 3t माइनस 1.25 टी स्क्वायर। अब साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 5 और x को यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। क्या x को क्यों, क्या? देखो टकराते हैं ना तो चीज़ें बराबर होनी चाहिए, एक तो टाइम बराबर है और क्या बराबर है, कुछ और चीज़ को मैं बराबर नहीं कर सकता। स्पीड्स मुझे पता नहीं है, डिस्टेंस ही तो लिया x। सही है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यही करना पड़ता है। ओके, और जब क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दिया हुआ था ना, दैट वाज अ हिंट टू मी, तो ये डिस्टेंस को इस्तेमाल कहीं ना कहीं करना है। सही है, ज़रा इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो प्लीज़। 2.5 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस, तो डिस्कार्ड हो जाएगी, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। लेकिन तुमने एक डेसिमल प्लेस में से कम बताई है। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर इसका आंसर सही होना चाहिए। सही है, तो देखिए न्यूटन्स लॉज के सवाल दूसरे टॉपिक्स के साथ कंबाइन होंगे, सवालों को मुश्किल बनाएंगे। वर्कशीट्स करके देखें ताकि पता चले कि भाई हमें टॉपिक समझ आया या नहीं आया। रिकॉर्डिंग्स में इस क्लास की और पिछली क्लास की जो है वो दोनों ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। हाँ, तो टाइम है।